नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लोन लीगल एडवाइस। दोस्तों आज हम बात करेंगे वारंट क्या होता है। चलिए जानते हैं कि वारंट कब आपके ऊपर इशू हो सकता है और आपको इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों वारंट की स्थिति कब उत्पन्न होती है या कब स्थिति लागू होती है, इसके बारे में थोड़ा समझना होगा आपको। जब बैंक या एनबीएफसी कंपनी से आप लोन लेते हैं, अगर बैंक या एनबीएफसी कंपनी वालों ने सारे हथकंडे अपना लिए, यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी उन्हें करना था साम दाम दंड भेद, उसके बाद भी बैंक का लोन आपने नहीं भरा तो बैंक ने आपके केस को कोर्ट के अंदर दायर कर दिया। कोर्ट के अंदर जब आपका केस चला जाता है तो कोर्ट के कुछ वहाँ पे नियम्स एंड रूल होते हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे कोर्ट के अंदर प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो जब कोर्ट के अंदर आपके केस को दायर कर दिया जाता है और उस हायरिंग के डेट को आपको बुलाने की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के अंदर आपके कोर्ट के अंदर जाएंगे, जज या न्यायाधीश के सामने उपस्थित होंगे। उस उपस्थित होने की प्रक्रिया का पालन आपको करना पड़ेगा और वह किस तरह से होगा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब कोर्ट में आपकी हायरिंग स्टार्ट होगी तो कोर्ट में जो भी आपके ऊपर केस दायर किया है तो उसकी कुछ प्रोसीडिंग होती है। उस प्रोसीडिंग के बारे में मैं आपको पूरी तरह से इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिले आप जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों जब कोर्ट के अंदर आपका केस दायर कर दिया जाता है तो वहां से आपको कोर्ट के अंदर बुलाने के लिए आपको एक सम्मन भेजा जाता है। उस सम्मन में आपको कोर्ट के समक्ष पेश होना है न्यायाधीश के सामने, जहां पर बैंक का या एनबीएफसी कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा और इधर से आप अपने वकील के साथ या स्वयं खुद वहां पे उपस्थित होंगे। तो यह सम्मन के द्वारा आप कोर्ट के अंदर पेश हुए, कोर्ट ने आपको बुलाया, इसको सम्मन कहा जाता है। उसके बाद अगर आप सम्मन में जब कोर्ट के अंदर उपस्थित नहीं होते हैं तो ज़्यादातर कभी कभार क्या होता है कि कोर्ट के द्वारा आपको 2 सम्मन भी रिसीव हो सकते हैं। अगर आपको बाय चांस किसी तरह से 2 सम्मन रिसीव नहीं हुए तो जो आपको रिसीव होता है वारंट, जब आप सम्मन पे कोर्ट के बुलाने के बाद भी आप सम्मन पे नहीं गए तो कोर्ट आपको बेलेबल वारंट भेजता है, जिसे बोलते हैं जमानती वारंट। यानी कि जब आप जमानती वारंट में भी कोर्ट के अंदर पेश नहीं होते हैं, ज़्यादातर अगर आप जमानती वारंट में पेश हो जाते हैं तो आपको सेम डे जमानत मिल जाती है और आपके ऊपर कोई भी इस तरह का प्रेशर दबाव नहीं होता है। वहाँ पे आप गए, जमानत आपने कराई और आप अपने घर आ गए, कोर्ट में आगे की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, जो भी आपको डेट मिलेगी। ठीक है, अगर आप उस जमानती वारंट में भी कोर्ट के अंदर उपस्थित नहीं होते हैं तो जो उसमें तीसरा जो अहम रोल जो उसमें होता है उसे बोलते हैं नॉन वेलेबल वारंट का। नॉन वेलेबल वारंट कब इशू होता है और क्यों होता है, इसका क्या रीजन है। सबसे पहले इसका हम एक रीजन जानते हैं कि इसका रीजन है क्यों होता है इशू। ये दोस्तों जब भी आपको कोर्ट के द्वारा कोई भी नोटिस मिलता है आपको उस नोटिस में उपस्थित होना चाहिए। जैसे फर्स्ट नोटिस आपको जो मिला उसको सम्मन कहा जाता है। जब आप सम्मन में कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुए तो उसके बाद कोर्ट को लगा कि भाई ये मेरे बुलाने पे नहीं आया तो इसको हम जमानती वारंट के अंदर बुलाते हैं, शायद अब तो ये कोर्ट के अंदर आ जाए। जब आप जमानती वारंट में भी कोर्ट के अंदर उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर आपके ऊपर जो स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं नॉन वेलेबल वारंट। नॉन वेलेबल वारंट की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है इसके अंदर, क्योंकि इसमें आपको सेम डे जमानत नहीं मिलेगी और आपको इसमें न्यायिक हिरासत में रहना पड़ सकता है। क्योंकि इसका मकसद ही यही है, इसको इसलिए जारी किया जाता है क्योंकि जज साहब को लगा, किसी भी हालत में जज साहब को लगा कि भाई आप कोर्ट की प्रक्रिया से बचना चाहते हैं, अपने वाद जो आपके ऊपर दायर किया शायद में आप जेन्युइन अपराधी हैं, आप देश छोड़ के भागना चाहते हैं या छुप रहे हैं, तो इसलिए कोर्ट के द्वारा जज साहब के द्वारा आपके ऊपर नॉन वेलेबल वारंट इशू होता है और इसको आपके नज़दीक के नियर बाई लोकल थाने में भेज दिया जाता है। लोकल वाई थाने की जो पुलिस आती है वह आपको पकड़ के ले जाती है और ले जाने के बाद
शायद आपको अपने थाने में भी बंद करके रख सके, क्योंकि उसमें डेट लिखी होगी कि इस डेट के अंदर आपको कोर्ट के अंदर पेश करना है, क्योंकि ले जाके डायरेक्ट तो कोर्ट के अंदर पेश नहीं करेगी वह आपको, इसलिए वह आपको अपने लोकल थाने में रखेगी और जो आपकी हायरिंग की डेट होगी वो आपको ले जाके उस थाने उस कोर्ट में जाके समक्ष पेश कर देगी और आपकी जमानत इसके अंदर नहीं होने की। इसलिए आपसे कहा जाता है कि कोई भी कोर्ट के नोटिस आए उनको इग्नोर ना करें। ये 3 प्रक्रिया थी इसमें। पहली थी आपकी सम्मन, दूसरा था आपका इसके अंदर वेलेबल वारंट, अगर आप सेम डे जमानत ले लेते आपको मिल जाती। तीसरा अहम रोल था इसके अंदर आपका नॉन वेलेबल वारंट, जो कि आपको सेम डे जमानत नहीं मिलेगी और आपको न्यायिक हिरासत में रहना पड़ सकता है। ये थे वारंट कि वारंट कब इशू और कौन कर सकता है। वारंट आपको 2 व्यक्ति जारी कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश, जिसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलते हैं, वह आपको जारी कर सकते हैं। और यह सीआरपीसी धारा 70 के अंदर, 71 के अंदर, 73 के अंदर जारी हो सकते हैं। वह आपको किस तरह से होंगे, सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही सारा चलता है, जो हमारा भारत का कानून होता है। इसलिए कहा जाता है मेरे दोस्तों मित्रों कि आपको कभी भी किसी भी तरह का कोर्ट के द्वारा नोटिस मिले उसको इग्नोर ना करें। अगर आप इनको इग्नोर करते हैं तो आप अपनी समस्याओं को और बढ़ा सकते हैं, कम आप नहीं कर सकते। इसलिए आपको कोई भी इस तरह कोई भी नोटिस मिले तो आप अपने नज़दीक के नियर बाई वकील को जाके दिखा सकते हैं या स्वयं कोर्ट के अंदर पेश हो सकते हैं। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको फर्स्ट जो नोटिस मिलता है जिसे सम्मन कहा जाता है, आप फर्स्ट सम्मन में ही कोर्ट के अंदर जाके, अगर आपके पास वकील नहीं है तो बिना वकील के भी कोर्ट के अंदर जाके आप पेश हो सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर 2 वारंट इशू होने से आप बच जाएंगे, वेलेबल वारंट और नॉन वेलेबल वारंट। दोस्तों बस यही आज की इस वीडियो में है कि वारंट किसे कहते हैं और कब लागू होता है, किसके द्वारा लागू होता है, कौन लागू कर सकता है। मैंने आपको इस वीडियो में पूरी तरह से समझाया बताया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।